Good morning, class 1. I'm here for your Hindi online class. Today we will do Hindi grammar. And in Hindi grammar, we only do the revision portion of whatever you have already done in your class, in your school, that we will do revision today. So let's get started now and get ready with all the essentials with your books, copies and English grammar book copy and your pencil box. बच्चों, ये आप लोग की इंग्लिश ग्रामर बुक है, ये आपके पास है, तो हम लोग इसी बुक से ही पढ़ेंगे। इसको निकाल लेते हैं। इसमें पहला पार्ट है हमारा वर्ण और वर्णमाला, तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, वर्ण और वर्णमाला से। मुख से निकली वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। देखो, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, ये एक नया शब्द है आप लोगों के लिए। तो जैसे इंग्लिश में हम लोग लेटर बोलते हैं, जब हम लोग इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज करते हैं, अगर इंग्लिश को ही ले लें, अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के लेटर्स क्या होते हैं, A, B, C, D, ये इंग्लिश के लेटर्स होते हैं। उसी तरीके से अगर बंगाली पढ़ना है तो बंगाली के लेटर्स होते हैं। और जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के भी लेटर होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ या अ, आ, ये सब क्या होते हैं, हिंदी के लेटर होते हैं। ठीक है, इन्हीं लेटर्स को हिंदी में वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर सुनने में अगर आपको लग रहा है कि कोई नया शब्द है तो इसका क्या मीनिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इंग्लिश में जिनको लेटर बोलते हैं, हिंदी में उनको ही हम लोग वर्ण या अक्षर बोलते हैं। ये बहुत ही आसान सा है। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर तथा 33 या 33 व्यंजन होते हैं। स्वर तथा व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब जब सारे स्वर और सारे व्यंजन को हम लोग एक के बाद एक साथ लिख देते हैं तो उसको ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं स्वर। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या हुआ, स्वर हुआ। देखो यहाँ पे लिखा है हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। इसको गिन के देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल कितना आया, 11। तो हिंदी भाषा में कितने स्वर हुए, 11 स्वर हुए। अच्छा, अब इसके आगे आप लोग को हो सकता है ये लग रहा हो कि मैम ने जब पढ़ाया तो इसमें पढ़ाया था, हम लोग को स्वर जब सिखाया था तो इसमें अंगा और आहा भी सिखाया था। ठीक है, मैंने सिखाया था, लेकिन अंगा और आहा बच्चों जब हम लोग पहली बार पढ़ते हैं या सीखते हैं तब हम लोग स्वर में ही सीखते हैं, लेकिन अंगा और आहा स्वर नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अंगा और आहा स्वर नहीं होता है, लेकिन जब उसको सीखते हैं तब उसको हम लोग स्वर में ही सीखते हैं। अब आ जाते हैं व्यंजन पे। यहाँ पे क्या लिखा है, व्यंजन कितने हैं, 33 व्यंजन है या 33 व्यंजन है। इसको भी अगर आप गिनेंगे तो ये 33 ही आएगा। इसको आप लोग गिन के देखिएगा। एक बार हम लोग व्यंजन पूरा पढ़ लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठीक है, अब ये क्या हो गया, व्यंजन हो गया। अब इसमें भी सेम बात है कि इसके आगे जब मैंने आप लोग को सिखाया था तो इसके आगे एक और लाइन सिखाई थी जो थी अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र की थी। ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र व्यंजन नहीं होता है। ठीक है, जब हम लोग सीखते हैं तब व्यंजन में ही सीखते हैं, लेकिन ये अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र व्यंजन नहीं होता है। वो क्या होता है, वो भी हम लोग दूसरे पेज में देखेंगे। देखो, कुछ वर्ण न स्वर हैं और न ही व्यंजन।
अनुस्वार, विसर्ग तथा संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? देखो, अंगा यहाँ पे आ गया, अंगा को अनुस्वार बोलते हैं, ये पता है आप लोग को। अह को विसर्ग या अनुनासिक भी बोलते हैं, ये भी पता है। अब एक नया शब्द आ गया हमारे पास, संयुक्त व्यंजन। ये नया शब्द आया है, संयुक्त व्यंजन। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन तो हम लोग समझ गए कि व्यंजन, ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा, इसको व्यंजन कहते हैं। लेकिन अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त कहाँ से आया, इसको देखते हैं। देखो, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ या मिला हुआ, ठीक है। तो इसको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर एक व्यंजन, मान लो अगर अक्षर को ही ले लें तो ये दो व्यंजन से मिलके बना है। त्र को ले लें तो ये दो व्यंजन से मिलके एक बना है। उसी तरीके से ज्ञ और श्र भी दो व्यंजन से मिलके एक नया व्यंजन बना है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब वो कैसे बना है इसको नीचे देख लो, अपनी बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आधा क और श मिला के बना है अक्ष। देखो, क के नीचे हलंत लग गया है, इसीलिए ये आधा क हो गया है। आधा त और र मिला के बना है त्र। आधा ज और इय मिला के बना है ज्ञ। उसी तरीके से आधा श और र मिला के बना है श्र, ठीक है। और फिर ये दो और व्यंजन हैं जिनको हम लोग व्यंजन में नहीं रखते, इन्हें भी व्यंजन कहा गया है। लेकिन जब अगर हम लोग ये देखते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं, तब ये व्यंजन यहाँ से और यहाँ तक इतने ही होते हैं, ठीक है। समझ गए? अब देख लें इस पार्ट में हम लोग ने क्या क्या सीखा है, उसको देख लेते हैं। मुख से निकली वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है, ठीक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। जीवन भर इस बात को याद रखना, कभी भी कहीं भी पूछा जाए कि कितने व्यंजन और कितने स्वर होते हैं तो इसी बात को याद रखना। स्वर तथा व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब जब अगर सारे स्वर और सारे व्यंजन, अगर मैं बोलूँ कि वर्णमाला लिख के दिखाओ तो आप क्या करोगे? आप सारे स्वर और सारे व्यंजन को एक के बाद एक लिखते जाओगे, उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं, ना अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्त व्यंजन, कुछ भी नहीं छूटेगा। वर्णमाला में सब आ जाएगा, जितने भी वर्ण हैं आपके पास हिंदी में वो सब आ जाएंगे वर्णमाला में, ठीक है। चलो, ये हमारा पाठ हो गया वर्ण और वर्णमाला। ये क्लास में हम लोग कर चुके हैं, आप लोग कर चुके हैं, तो इसको एक बार हम लोग ने और रिवीजन कर लिया। अब वर्णमाला के बाद हम लोग आ जाते हैं वाक्य बनाओ पर। वाक्य बनाओ में क्या करना है? पहले वाक्य बनाओ आप लोग हिंदी में आप लोग क्लास केजी में भी कर चुके हैं वाक्य बनाना। मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग मेक सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई शब्द मैं आप लोगों को दे दूं, कोई भी शब्द, जैसे यहाँ पे इसी में आप मैंने लिख के दिया है फल, तो आपको कोई भी एक वाक्य बनाना है फल पे आधारित। मतलब उस पूरे वाक्य में, उस पूरे सेंटेंस में फल शब्द आना चाहिए। जैसे अगर मैं फल से बनाऊं तो मैं लिख सकती हूँ मेरा प्रिय फल आम है, या मुझे फल खाना अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग केजी में भी कर चुके हो और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा और सुंदर सुंदर वाक्य बनाया था। उसी तरीके से वाक्य बनाने में मैं आप लोग को 5 वाक्य दे रही हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। आपको अपने स्कूल की ग्रामर कॉपी निकालनी है, ठीक है, और उसमें वाक्य बनाइए, ऊपर हेडिंग डालेंगे और फल, 5 वाक्य दिया है यहाँ पे। कौन कौन सा? फल, फूल, घर, पिता और शेर, ठीक है। इस पे कम से कम एक छोटा सा 1 लाइन का वाक्य बनाएंगे, बिना गलती किए, बिना किसी से पूछे, क्योंकि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से आता है और आप सब लोग बहुत अच्छा और सुंदर वाक्य बना सकते हैं। बच्चों, हैंडराइटिंग का पूरा ध्यान रखिएगा और मात्रा एकदम गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाक्य बनाइए, हम लोग ये 5 वाक्य बनाएंगे। ये आप लोग का प्रैक्टिस वर्क हो गया। उसके बाद हम लोग फिनिशिंग लाइन दे करके इसको ख़त्म कर देंगे। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द भी हमारी इस बुक में दिया है, हम लोग इंडेक्स में एक बार देख लेते हैं कौन से पेज में है।
पेज नंबर 33 पे आ रहा है विलोम शब्द। ये आपकी बुक में ही है, पेज नंबर 33, यानी कि पेज नंबर 33। ठीक है, तो विलोम शब्द निकाल लेते हैं हम लोग, आप भी निकाल लीजिए। तो हम लोग विलोम शब्द का भी रिवीजन कर लेते हैं। विलोम मतलब क्या होता है? विलोम मतलब विपरीत या उल्टा करना। अगर जैसे मेरी मम्मी मेरे को बोल दे कि चलो पढ़ने चलो, तो मैं मम्मी को बोल दूँ कि नहीं अभी नहीं पढ़ना है, अभी खेलना है, तो मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी मम्मी का बिल्कुल ही विलोम बात बोल दी या विलोम काम कर दिया। उसी तरीके से अगर बोला जाए कि सो जाओ, तो नहीं, सोना नहीं है, जगना है, तो ये क्या हो गया, एकदम विलोम हो गया, एकदम उल्टा बोल दिया। और इसी विलोम को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपोजिट। ठीक है, आसान है और मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत मज़ेदार भी लगेगा, क्योंकि आप लोग को जो कहा जाए आप लोग उसका विलोम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, विपरीत मतलब उल्टा, विलोम मतलब भी उल्टा। जैसे हंसने का विलोम शब्द रोना, ऊंचा का विलोम शब्द नीचा, अंदर का विलोम शब्द बाहर है। ठीक है, मतलब अगर बोलो हंसना, तो हंसना का विलोम क्या हो जाएगा, रोना। ऊंचा, ऊंचा का विलोम क्या हो जाएगा, नीचा। और अंदर, अंदर मतलब किसी चीज़ के अंदर, क्लास के अंदर, तो अंदर का विलोम क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, ये हो गया विलोम। उसी तरीके से देखो आप लोग की बुक में भी विलोम दिया है। टोटल कितना विलोम दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 विलोम दिया है। इसको हम लोग दोहरा लेते हैं, लेकिन दोहराने के साथ साथ आप लोग का विलोम शब्द में भी एक प्रैक्टिस वर्क मैं दे रही हूँ। इसको कॉपी में करेंगे। कॉपी में कैसे करेंगे, विलोम शब्द लिखेंगे। जब हमारा ये वाक्य बनाइए ख़त्म हो गया, ठीक है, नए पेज पे आ जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे विलोम शब्द। ठीक है, 1 से लेके 8 तक नंबर डालेंगे। क्यों? क्योंकि 8 विलोम शब्द है, 1 से 8 तक नंबर डालेंगे। इधर वाला आप लिखोगे, ये वाला आप लिखेंगे देख करके, गरम, लंबा, खट्टा, अमीर। ठीक है, 1 2 3 4 ये लिख लिया। 5वें नंबर से यहाँ से लिखेंगे दिन, हंसना, अंदर, कोमल, ये आप देख करके लिखेंगे। उसके बाद अपनी बुक बंद कर दीजिएगा, थोड़ा सा घूम के आइएगा घर के अंदर ही, और उसके बाद फिर आकर के अपनी कॉपी खोलेंगे और बिना देखे, बिना किसी से पूछे विलोम करना शुरू कर देंगे। गरम लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, गरम का विलोम क्या हो जाएगा, ठंडा। उसी तरीके से लंबा, छोटा, खट्टा, मीठा। खट्टा मतलब जैसे यहाँ नींबू बना हुआ है, अगर नींबू कभी आप लोगों ने खाया होगा तो वो बहुत ही खट्टा होता है। ठीक है, और मीठा मतलब जैसे आम मीठा होता है। अमीर, गरीब, दिन, रात, हंसना, रोना, अंदर, बाहर, कोमल, कठोर। ठीक है, ये हो गया हमारा विलोम शब्द, और ये बहुत ही आसान है। इसके बाद आप देखो, इसके बाद आपका यहाँ पे अभ्यास भी दिया हुआ है, इसमें भी ये आप लोग का बुक में किया हुआ है, इसको दोहरा लेते हैं। सीधी किताब, सीधी का विलोम उल्टी किताब। मोटा लड़का, विलोम क्या हो जाएगा, पतला लड़का। कम फल, अधिक फल। पास, दूर। सोना, जगना या उठना भी हो सकता है, यहाँ पे आप जगना लिखिएगा। आना, जाना। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसको बुक में आप लोग के किया हुआ है, इसको बुक में ही रहने देंगे, और इधर वाला हम लोग प्रैक्टिस वर्क की तरह कॉपी में करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। विलोम शब्द के बाद हमारा आता है गिनती। गिनती भी बहुत आसान है, आपकी बुक में भी दी हुई है गिनती। गिनती बहुत आसान है, कॉपी में कैसे करना है मैं वो दिखा रही हूँ। देखो बच्चों, गिनती 1 से 30 तक मैंने कराया है, उसको ही करिए। 1 से 30 तक आप अपनी गिनती लिखिए, और 1 से 30 तक यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे। अगर ये 1 पेज में नहीं आए तो इसको 2 पेज में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वाला नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 30 तक नंबर डाल लेंगे। अब आप लोगों को शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखना है। मतलब 1 अगर लिखा हुआ है तो ये शब्द में कैसे हो जाएगा, 1, इस तरह से। 2 लिखा है तो 2 शब्द में कैसे हो जाएगा,
इस तरह से। ठीक है, ऐसे करके हम लोग पूरा 30 तक गिनती लिखेंगे। हो गया, गिनती हो गया। एक बार दोहराना हो तो गिनती हम लोग दोहरा लेते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, तो अभी तक हम लोग का कितना प्रैक्टिस वर्क हो गया? एक हो गया गिनती, एक हो गया हमारा विलोम शब्द और एक हमारा वाक्य बनाओ। मतलब 3 प्रैक्टिस वर्क, 3 पेज तो आप लोग का यहीं पे हो गया। इसको आप अपने स्कूल की ग्रामर कॉपी में ही करिएगा। ठीक है, अब गिनती के बाद हम लोग एक नई चीज़ समझ लेते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए है आप लोगों के लिए। बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये समझने के लिए है, इसको बोलते हैं रेफ और पदेन। ठीक है, रेफ और पदेन। रेफ और पदेन आप लोगों के लिए नया है, पहले नहीं किया है, इसको देख लेते हैं। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अब आप लोग KG से 1 में आ गए हैं। धीरे धीरे वाक्य आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, तो आप लोगों को और नई नई उनको लिखने के लिए और नई नई वर्ण का और नई नई चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए उसके लिए हम लोग आज रेफ और पदेन समझ लेते हैं। ठीक है, अब रेफ और पदेन होता क्या है बच्चों? रेफ और पदेन होता है र के रूप होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है र के रूप, मतलब र को लिखने का तरीका होता है। र को लिखने का 3 तरीका होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? एक तो साधारण र होता है, जैसा र हम लोग लिखते हैं नॉर्मल, र से रथ वाला। एक तो र वैसा होता है। उसके बाद आ जाता है, एक र आ जाता है रेफ के रूप में और दूसरा र आ जाता है पदेन के रूप में। ठीक है, रेफ का चिन्ह ये है, किसी भी वर्ण के ऊपर हम लोग सी बनाते हैं, वो रेफ हो जाता है। और पदेन का चिन्ह है, हम लोग ये वर्ण के नीचे लगाते हैं। कहीं पे ये वाला लगता है और कहीं पे ये लगता है। ठीक है, रेफ समझ लो आधा र। जैसे अगर हम लोग को आधा क लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? आधा क, मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। आधा क कैसे लिखेंगे हम लोग? ये आधा क हो गया। लेकिन अगर आधा र लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे आधा र? क्या हम लोग आधा र ऐसे लिखेंगे? नहीं, आधा र को लिखने का तरीका ही होता है रेफ। रेफ ही आधा र होता है। मतलब ये जो रेफ होता है ये क्या होता है? ये आधा र होता है। ठीक है, और पदेन क्या होता है? एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रेफ होता है आधा र, लेकिन पदेन क्या होता है? जब भी, हमेशा जब भी र वर्ण के पहले वाला वर्ण, ठीक पहले वाला वर्ण आधा होता है। ठीक है, र वर्ण के ठीक पहले वाला वर्ण अगर आधा होता है तब पदेन का इस्तेमाल करते हैं। फिर से बोल रही हूँ, रेफ में र आधा होता है। ठीक है, लेकिन पदेन में र आधा नहीं होता। पदेन में र तो पूरा होता है, लेकिन र के ठीक पहले आने वाला वर्ण जो होता है वो आधा होता है, तब हम लोग पदेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही अंतर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है पार्क। ठीक है, एक उदाहरण क्या दिया हुआ है? पार्क। तो अगर हम लोग पार्क का उच्चारण धीरे करें तो आप देखेंगे पा र क, मतलब आत उर, र नहीं बोल रहे हम लोग, उर बोल रहे हैं। तो पा र क मतलब ये आधा र का उच्चारण हो रहा है। तो हम लोग पा के बाद आधा र का उच्चारण हो रहा है, तो प के बाद वाले वर्ण के ऊपर हम लोग ने रेफ लगा दिया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ड्रम। क्या बोल रहे हैं? ड्रम। आप लोग भी बोल के देखिए, ड्रम। जब ड्रम बोलेंगे तो आप देखेंगे कि र तो हम लोग पूरा बोल रहे हैं, र हम लोग पूरा मूल रूप से बोल रहे हैं, मतलब एकदम क्लियर बोल रहे हैं ड्रम में र। लेकिन ड, ड्रम में ड हम लोग पूरा नहीं बोल रहे हैं, ड है आधा और ड के बाद आ जा रहा है र, ड्रम। ठीक है, इसीलिए ड के नीचे पदेन लग गया है।
अब एक और चीज़ समझ लो। अब आप रेफ का तो एक ही चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी लगेगा रेफ यही लगेगा, लेकिन पदेन का दो चिन्ह है। कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना है? इसका भी मैं एक उदाहरण देती हूँ, समझिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे किसी भी मनुष्य के दो पैर होते हैं, ठीक है, हम सबके दो पैर हैं, वैसे ही हर वर्ण का, मतलब ये जितने भी हिंदी के लेटर्स हैं उनका आप समझ लो दो पैर होना ज़रूरी है, ठीक है। किसी किसी के होते भी हैं, जैसे मान लो क, पैर मतलब पाई समझ लो, पैर मतलब हमारे जैसे पैर नहीं होंगे, पाई होगी यानी कि लाइन होगी। जैसे अगर हम लोग क को ले लें, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से, अगर हम लोग क को ले लें, मैं इससे लिख के दिखाती हूँ। अगर हम लोग क ले लें, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं हम लोग ट। अब बताओ, क का एक पैर दिख रहा है आपको? यस, ये क का एक पैर दिख रहा है, लेकिन क्या ट में एक भी पैर दिख रहा है? नहीं, ट का तो मुझे एक भी पैर नहीं दिख रहा है। इसीलिए जिस वर्ण का एक पैर है उसमें हम लोग एक और बना देंगे, ये वाला पदेन लगा देंगे, तो दो पैर हो गया, एक दो, तो ये सही हो गया। और जिसमें एक भी पैर नहीं है उसमें हम लोग दोनों पैर वाला पदेन बना देंगे, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो च, च का एक पैर तो मुझे दिख रहा है, एक पाई, तो हम एक और बना देंगे। और अगर हम ले लें ढ, ढ से ढक्कन वाला, इसकी मुझे एक भी पाई नहीं दिख रही है, एक भी पैर नहीं दिख रहा है, तो मैंने इसके दोनों पैर बना दिए, तो ये इसका भी दोनों पैर ठीक हो गया, ठीक है। तो रेफ और पदेन में अभी आप लोग इतना ही समझिए, और कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जल्दी से हम लोग संयुक्ताक्षर पर। संयुक्ताक्षर, अभी हम लोग ने संयुक्त व्यंजन पढ़ा। संयुक्त व्यंजन मतलब जो व्यंजन जुड़ के, दो अलग व्यंजन जुड़ करके एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, तो वो हो जाता है संयुक्त व्यंजन। अब उसी तरीके से हम लोग आ जा रहे हैं संयुक्ताक्षर पर। ये है संयुक्त अक्षर, मतलब एक व्यंजन आधा है और एक व्यंजन पूरा, तो ये दोनों मिल जा रहे हैं, ठीक है। एक व्यंजन आधा है और एक व्यंजन पूरा। देख लो, 5 उदाहरण दिया है। एक व्यंजन आधा है और एक व्यंजन पूरा, एक व्यंजन आधा है और एक व्यंजन पूरा है, ठीक है। अब एक और चीज़ का ध्यान रखो, जब भी एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूरा होता है तो इसको हम लोग दोनों को मिला करके एक साथ पढ़ते हैं। ये स त नहीं है, ये स्त है। फिर से बोलते हैं, ये स और त नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग स्त पढ़ेंगे। या इसको हम लोग सत नहीं पढ़ेंगे क्योंकि स आधा है, इसको हम लोग सत नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्त। स का उच्चारण कम होगा क्योंकि ये आधा है। उसी तरीके से आगे का भी है। बच्चों, इसमें आपका ये प्रैक्टिस वर्क एक और आ गया। संयुक्ताक्षर लिखिएगा, जब हम लोग की गिनती हो जाएगी विलोम शब्द हो जाएगा, और एक और मैंने आपको दिया वाक्य बनाओ दिया, ये हो जाएगा, तब फिर आगे का हम लोग का प्रैक्टिस वर्क होगा संयुक्ताक्षर। दिए गए संयुक्ताक्षरों से 2-2 शब्द बनाइए, ठीक है। मैंने पहले से एग्जाम्पल के लिए आपको 2 बना दिया है, बाकी सारा आप अपने आप बनाएंगे। जैसे स्त से मैंने क्या बनाया है? रास्ता और सस्ता, ठीक है। उसी तरीके से आगे का आप मुझे बना करके दिखाएंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये सब आप क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार और हम लोग ने आज रिवीजन कर लिया। इसको आप फिर से करिएगा, अपने आप करिएगा, इससे आप लोग को और अच्छे से आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। गुड डे।